वक्त आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां बलूच आंदोलन से घबराए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि बलूचिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ बलूचों ने बुधवार को इस्लामाबाद में बंद बुलाया, यानी बलूच प्रदर्शनकारी पूरे इस्लामाबाद को बंद करवाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल, नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। जिस तरह के बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि उनको सरकार चलाने का और राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं, क्योंकि ऐसे बयान देकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं, पूरी दुनिया को यह साबित कर रहे हैं कि बलूचिस्तान ही इस वक्त पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस है। बलूचिस्तान के गृह युद्ध से भी ज्यादा बड़ी बड़ी चुनौतियों ने पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बहुत डर लग रहा है। जुबान पर बार बार हिंदुस्तान का नाम आ रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम आ रहा है। पाकिस्तान ये सारा ड्रामा दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। भारत सरकार ने अब आतंकवाद के मसले पर एक कदम आगे बढ़कर एक्शन शुरू कर दिया है। यही वजह है कि मुसीबतों से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट भारत को सौंप दी है। आखिर क्यों पाकिस्तान ने अपने परमाणु अड्डों की जानकारी भारत के साथ साझा की है, आपको आगे बताएंगे। क्या वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कांकड़ के होश उड़ गए हैं और वो बार बार हिंदुस्तान के नाम की माला जप रहे हैं? आखिर कहां हैं पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने? और क्या वाकई पाकिस्तान कोई परमाणु गेम खेल रहा है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। दरअसल अब भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर बहुत करारा हमला किया है। इस हमले ने पाकिस्तान को डरा दिया है और बेचैन कर दिया है। पहले अनुच्छेद 370 को कश्मीर में निष्क्रिय किया गया और इसके बाद पीओके की सीटों को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में शामिल करने का बिल पास करवाया गया। और अब हाफिज सईद की मांग भी पाकिस्तान से कर दी गई है। ये वो तीर हैं जिन्हें मारकर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को बेबस कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान की मक्कारी का सारा कच्चा चिट्ठा भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने खोल दिया है। What Pakistan was trying to do, not now, but over multiple decades, was really to use cross-border terrorism to bring India to the table. Okay, that in essence was its core policy. We have made that irrelevant by not playing that game. At the end of the day, a neighbor is a neighbor, but it is that we will not deal, on the basis of terms that they set, where the practice of terrorism is deemed as legitimate and effective in order to bring you to the table. साल 2008 में मुंबई पर हुए हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है। पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल भारत पर बातचीत का दबाव डालने के लिए किया था, लेकिन अब पाकिस्तान का ये दांव भी फेल हो गया है। पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पहले भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार चल रहा था और इसी वजह से पाकिस्तान में सब्जियों और फलों की कमी नहीं होती थी, लेकिन पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीनने के बाद अब पाकिस्तान भूखे मर रहा है। महंगाई की मार अलग से पड़ रही है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अब कोई भी नई मुसीबत नहीं लेना चाहता है। इसलिए डर के मारे पाकिस्तान ने चुपचाप भारत के साथ अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट को भी शेयर कर दिया है।
31 दिसंबर 1988 को इस संबंध में पाकिस्तान और भारत का समझौता हुआ था। 27 जनवरी 1991 को यह समझौता लागू हो गया था और अगले साल 1992 से इस पर अमल शुरू हो गया। समझौते के मुताबिक 1 जनवरी 1992 को दोनों देशों ने एक दूसरे के परमाणु ठिकाने के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सूचियों का आदान प्रदान लगातार 33वीं बार हुआ है। बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों देशों के बीच कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद को लेकर संबंध बिगड़े हुए हैं। ये वो परमाणु प्रतिष्ठान है जहां युद्ध की स्थिति में भी दोनों देश एक दूसरे के इन प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के ठिकानों को लेकर कुछ न कुछ चालबाजी हमेशा ही करता रहा है, जिसका पर्दाफाश अमेरिका की तरफ से जारी हुई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत से लगने वाली सीमा के पास परमाणु अड्डे तैयार किए हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में सिंध प्रांत के खुशाब से करीब 33 किलोमीटर दूर प्लूटोनियम बनाने वाले संयंत्र लगाए। इसके अलावा इस्लामाबाद के पास भी उसने अपने परमाणु अड्डों का विस्तार किया, जिनके आसपास कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के अलावा उन्हें दागने वाले लॉन्चर भी नजर आए। यहां यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम हैं। रूस के पास 5,977 परमाणु बम हैं, अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम हैं, चीन के पास 350 परमाणु बम हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं, भारत के पास 160 परमाणु बम हैं और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं। ये कुल 7 देश हैं जिन्हें परमाणु शक्ति संपन्न माना जाता है, लेकिन 2 और देश हैं। उत्तर कोरिया, जिसका दावा है कि उसके पास परमाणु बम है और इसकी तादाद 90 है। इसके अलावा इजरायल के पास 20 परमाणु बमों की संख्या गिनाई जाती है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए अपने परमाणु ठिकानों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करता है क्योंकि उसको हमेशा अपने खत्म होने का डर सताता रहता है। बांग्लादेश टूटने के बाद अब बलूचिस्तान के विद्रोह ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ को गहरी चिंता में डाल दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लगातार होते अत्याचारों के चलते विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन काकड़ भारत पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। कहें ये कि नहीं करते हैं। इसी शहर में यहां पे लोग मौजूद है जो 70 की दिहाई में अब बहुत बड़े साफी है, वो भी लड़ते रहे इनके साथ। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था भी खतरे में पड़ी हुई है। बीते 1 साल के अंदर पाकिस्तान में करीब 1000 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है और काकड़ ने भी माना है कि पाकिस्तान बड़े सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। सिक्योरिटी का जो चैलेंज है ये बड़ा सीरियस चैलेंज है और इसमें कोई शक नहीं। कल रात भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब वहाँ पर खुद नहीं थे, लेकिन वो वाक़या बज़ाते खुद थोड़ा सा अलार्मिंग है। साउथ ऑफ केपी, बलूचिस्तान के कुछ इलाके, यहाँ पे हमें बहुत शदीद चैलेंज है। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, मिलिट्री तमाम अवेलेबल है। कोशिश हम इंशाल्लाह कर रहे हैं कि ये जो नई वेव है टेररिज्म की, इसको हम रिस्पॉन्ड कर सकें। पाकिस्तान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और पाकिस्तान को लगता है कि परमाणु बम ही पाकिस्तान को बचा सकता है। दरअसल ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसका खुलासा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी एक किताब में किया है। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना 4 साल पहले भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर चुकी है। दावा यह है कि 14 फरवरी 2019 को बालाकोट में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर ली थी।
इंडियन एयरफोर्स ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। पोम्पियो ने किताब में बताया है कि 27-28 फरवरी को वो अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के लिए वियतनाम के हनोई में थे। इस मुद्दे को लेकर उनकी टीम ने भारत और पाकिस्तान के साथ बात की थी। भारत के लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 40 जवानों का बदला लेने के लिए बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। बड़ा सवाल यह है कि युद्ध के उन्माद में डूबा पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ परमाणु बटन का इस्तेमाल करता है तो भारत इसका ऐसा जवाब देगा कि पूरे पाकिस्तान में न्यूक्लियर सुनामी आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाथ हो चुके पाकिस्तान के हुक्मरानों को अगर अब तक अपनी असल औकात और हिंदुस्तान के एटम बमों की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ हो तो उन्हें अतीत की हकीकत से रूबरू कराना बहुत ही जरूरी है। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आज की हकीकत यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास एटम बम है। भारत की परमाणु नीति भले ही नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कोई गलती की तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार को ले जाने वाली मिसाइल है। भारत और पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें बना चुके हैं जिसके जरिए दोनों देश एक दूसरे के आखिरी कोने तक को अपने एटम बम की जद में ले सकते हैं। पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि भारत की न्यूक्लियर ताकत हाइड्रोजन बम की है। हाइड्रोजन एक आम एटम बम से कई गुना ज्यादा ताकत रखता है और कई गुना ज्यादा तबाही मचाता है। गाजा पर इजरायल के हमलों में और भी तेजी यहां पर आ रही है। पिछले 24 घंटे में हुए हमलों में 200 लोगों की मौत तक हो गई। गाजा के खान यूनिस में हुए इस हमले में बड़ी तबाही मची है। अब तक गाजा में 22,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये वो 22,000 लोग हैं जिन्होंने इस महायुद्ध में अपनी जान गंवाई। तो वहीं वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना ने कार्रवाई की और इसमें 5 फिलिस्तीनी नागरिकों की भी मौत हुई है। तो गाजा के बाद अब एक और वॉर जोन तैयार हो चुका है। लाल सागर में अमेरिका और यमन के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इस युद्ध में ईरान भी शामिल हो सकता है। दरअसल हूथी विद्रोहियों ने जब से कहा है कि वो अमेरिका के जहाज डुबो देंगे, उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, उसके बाद से ही लाल सागर में अमेरिका की नौसेना में हड़कंप मचा हुआ है। और अगर ये महायुद्ध हुआ, ये महाजंग हुई, तो पूरी दुनिया का कारोबार यकीनन चौपट हो सकता है। अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबो दिए जाएंगे। अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका को डर है कि अगर हूथी ने एंटी शिप मिसाइल मारी तो उसका कैरियर डूब जाएगा। इस वक्त लाल सागर में बहुत आग है। इस वक्त लाल सागर के आसपास बहुत गुस्सा है। इस वक्त लाल सागर में वॉर जोन भड़कने की कगार पर है। 48 घंटों के अंदर लाल सागर, यमन और इजरायल के बीच इतनी चिंगारी नजर आ रही है कि पूरा पश्चिम एशिया गाजा के बाद दूसरे युद्ध में डूब सकता है। अमेरिका ने जब से हूथी विद्रोहियों को टारगेट किया है, उसके 10 लड़ाके मार गिराए हैं। तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर। नए वॉर जोन में अब मचने वाला है महाबवंडर।
इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बाद अब अमेरिका और यमन के बीच लड़ाई शुरू होती नजर आ रही है और यही वजह है कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक ऐसे तूफान का खौफ है जिसके चंगुल से कोई देश नहीं बच पाएगा। हमलों से घिरे लाल सागर की तस्वीर बदलने वाली है। रॉकेट, मिसाइल और गोलीबारी, जहाजों पर कब्जा और कैरियर को टारगेट करने का इरादा, इसी खौफ ने अमेरिका को लाल सागर से भागने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने लाल सागर से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इसके पीछे बस एक डर है कि कहीं यमन के हूथी विद्रोही इस कैरियर को एंटी शिप से ना डुबो दें। लाल सागर में जंग के हालात देखकर कार्गो जहाज चलाने वाली कंपनियों में दहशत है, क्योंकि यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के जहाजों को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है और वो ऐसा कर भी रहे हैं। जब अमेरिका से हुई टक्कर के बाद हूथी विद्रोहियों ने कह दिया कि अमेरिका से बहुत खतरनाक बदला लिया जाएगा। अमेरिका और हूथी विद्रोहियों की टक्कर की वजह वो हमला है जिसमें हूथी के 10 लड़ाके मारे गए। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े एक जहाज को टारगेट करने की कोशिश की, तब उसको बचाने के लिए अमेरिका ने अपने वॉरशिप इलाके में भेजे। इसके बाद जब हूथी विद्रोहियों ने गोलीबारी शुरू की तो अमेरिका ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर से उनको निशाना बनाया। अमेरिका के इस जवाबी कार्रवाई में कई हूथी विद्रोही मारे गए और उनकी 3 नाव भी डूब गई। इस पर बौखलाए हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका को धमकी दी। تضامنا وإسنادا للشعب الفلسطيني أقدمت قوات العدو الأمريكي على الاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية، ما أدى إلى استشهاد وفقدان 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية। अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अमेरिका की नौसेना लगातार लाल सेना में मिसाइलों की बरसात करती नजर आ रही है। واضحا ومعلنا للدول التي تفصل جغرافيا بيننا وبين فلسطين المحتلة لتفتح منافذ مرور وعبور برية ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. هذا هو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق. हूथी विद्रोहियों से इजरायल के बाद अब अमेरिका को भी खतरा बढ़ गया है। कुछ दिन पहले सामने आए एक वीडियो में हूथी विद्रोहियों ने दिखाया था कि वो कैसे इजरायल से जुड़े जहाजों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजे पर 2 झंडे लगे हैं। एक है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है, दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। देखिए रेड सी में क्या हुआ। हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिलाकर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगह पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए। लेकिन अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं। जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर फौरन जहाज से उड़ जाता है। क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ की तरफ राइफल ताने ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल होते हैं और फिर क्रू मेंबर हैंड्स अप करके हमलावरों की इस टीम के आगे सरेंडर कर देते हैं। शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कब्जा बाकी जहाज पर होने लगता है। ये है जहाज गैलेक्सी लीडर जो लाल सागर से गुजर रहा था और अब यमन के हूथी विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। उसके चारों तरफ उनकी स्पीड बोट है। जहाज पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। हूथी विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट 2 हैं। पहला है इजरायल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है। अमेरिका भी इस खतरे को समझ गया है, लेकिन अब तक उसने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की बात की है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इजरायल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है।
लिहाजा अब हूथी विद्रोही, जिनकी ईरान से बेहद करीबी है, उन्होंने इजरायल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है और यहां पर हमला करने का मतलब इजरायल के गले पर हमला करने जैसा है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। यमन के हूथी विद्रोही जो गाजा पर इजरायल की बमबारी रुकवाने के लिए इजरायल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो यह रास्ता 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। अगर इजरायल जाना है तो रास्ता 10,000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा। 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह चौपट। यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट, क्योंकि वो गाजा में बमबारी का बदला इजरायल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। इजरायल के जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इजरायल के पोर्ट पर सामान पहुंचाने वाले जहाज भी टारगेट पर हैं। यही वजह है कि अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मॉक्स ने यह ऐलान कर दिया है कि यूरोप से लेकर चीन तक और पूरे पश्चिम एशिया में अब सबको बहुत डर सताने लगा है। डेनमार्क की कंपनी मॉस्क ने कहा है कि उसके जहाज अब लाल सागर से ना गुजरकर अफ्रीका से होकर यूरोप या फिर भूमध्य सागर में जाएंगे। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी शिपिंग कंपनी मॉस्क ग्लोबल कंटेनर मार्केट का 15% हिस्सा ऑपरेट करती है। इसके अलावा हपांग लॉयड, जिसके पास शिपिंग कंटेनर का 7% कारोबार है, उसने भी यह कह दिया है कि लाल सागर से गुजरने का उसका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यानी एशिया से यूरोप जाने के लिए यह कंपनी अब मिस्र की स्वेज कैनाल का फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेगी। इनके जहाज अब 6000 किलोमीटर लंबा सफर करके यूरोप जाएंगे और इजरायल जाने के लिए 10,000 किलोमीटर ज्यादा फासला तय करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाजा में युद्ध चल रहा है। गाजा में युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमला किया और उसके बाद जो तूफान गाजा में आया है उसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। बड़ी खबर दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के विपक्षी नेता ली जे म्यूंग पर बुसान शहर में जानलेवा हमला हुआ। ली जे म्यूंग पर एक अनजान शख्स ने चाकू से यह हमला कर दिया। हमलावर ने उनकी गर्दन पर चाकू से वार किया। हमले के बाद ली जे म्यूंग की हालत गंभीर है और इस बीच पुलिस ने हमला करने वाले को धर दबोचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह साफ नहीं किया कि हमला करने वाले आरोपी ने किस मकसद के तहत ली जे म्यूंग को अपना निशाना बनाया और इस तरह से उनकी गर्दन पर वार कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमला करने वाले शख्स की उम्र 50 से 60 साल के बीच है। एक हमला अब उत्तर कोरिया के होने का डर सता रहा है। दक्षिण कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसी बात कह दी कि उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन के मर्डर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका और जापान के दुश्मन नंबर 1 का किला आखिर क्या ढहने वाला है। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1, जापान का दुश्मन नंबर 1, दक्षिण कोरिया का दुश्मन नंबर 1 और अब इस दुश्मन नंबर 1 के खिलाफ शुरू हो चुका है सबसे बड़ा ऑपरेशन। किम जोंग उन को टक्कर देने के लिए उनके तमाम दुश्मन एक साथ आ गए हैं। अमेरिका की मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने माना है कि उसकी सेना
उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन की संभावित हत्या के लिए सक्रिय रूप से ड्रिल कर रही है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया का सामना करने के लिए उसके लीडर की हत्या एक विकल्प है। इसके लिए दक्षिण कोरिया की सेना अभ्यास कर रही है। दूसरा ऑप्शन और खतरनाक है। अब दक्षिण कोरिया परमाणु हथियारों की तैनाती का विकल्प भी खुला रखना चाहता है। इन दोनों विकल्पों के लिए अमेरिका अब दक्षिण कोरिया का साथ दे रहा है, यह दावा वहां के रक्षा मंत्री ने किया है। इसमें कोई शक नहीं कि किम जोंग उन की तरफ से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। ये धमकी कभी सेना की परेड दिखाकर, कभी मिसाइल के साथ फोटो खिंचाकर, तो कभी मिसाइल को लॉन्च करके दी जाती है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया के मिलिट्री और मिसाइल पावर को दुनिया के 3 देश बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। पहला खतरा पड़ोसी दक्षिण कोरिया को है। दूसरा खतरा समंदर पार जापान को है। तीसरा खतरा प्रशांत महासागर के पार अमेरिका को है। इन तीनों देशों को खतरा है कि उत्तर कोरिया कभी भी उन पर परमाणु बम से हमला कर सकता है और इसके लिए वो अपनी लंबी रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। 31 दिसंबर 2023 को ही उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने 2024 के लिए अपना एक प्लान बनाया था। इसके तहत उत्तर कोरिया 2024 में 3 और जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली स्पाई सैटेलाइट 2023 में लॉन्च की थी, लेकिन अब 2024 में उसका प्लान और खतरनाक बताया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया 2024 में और परमाणु हथियार भी बनाएगा। बस यही खबर थी जिसके बाद दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने हत्या वाला बयान जारी कर दिया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का कहना है कि हत्या कैसे की जा सकती है, इस पर खुलकर बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन दक्षिण कोरिया की सेना इसकी लगातार ट्रेनिंग कर रही है। इसके लिए एयरफोर्स भी हमले की प्रैक्टिस कर रही है। इसमें उत्तर कोरिया के सीक्रेट ठिकानों पर हमले भी हो सकते हैं। इसमें किम जोंग उन की लोकेशन पर कमांडो ऑपरेशन भी हो सकता है। उत्तर कोरिया ने जब से दुनिया के सामने अपना परमाणु हथियार दिखाया है, तब से दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका में बहुत ज्यादा दहशत है। वो किम जोंग उन पर अब यकीन करने को तैयार नहीं है और उत्तर कोरिया से आने वाले खतरे को खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि अब डर परमाणु हमले का बढ़ता जा रहा है। इस वक्त दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने 28,000 से ज्यादा सैनिक वहां तैनात किए हुए हैं। ये 3 डिवीजन के बराबर फोर्स है जो उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तमाम तैनाती और बहुत से आधुनिक हथियारों और ट्रेनिंग के बावजूद किम जोंग उन को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं। इसलिए दक्षिण कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात कही है, उसे एक भड़काने वाला कदम भी कहा जा सकता है। किम जोंग उन की सिक्योरिटी कितनी खतरनाक है, इसे बस ऐसे समझिए कि किम जोंग उन की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कहीं जाने के लिए उनके पास प्राइवेट बख्तरबंद ट्रेन है। उनके काफिले में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलती हैं। किम जोंग के आसपास करीब 100 कमांडोज का घेरा रहता है। ऐसे में क्या किम जोंग की हत्या की धमकी देना आसान है? इन तमाम बातों के बीच उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल पावर लगातार बढ़ा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलें टेस्ट कर रहा है। वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है। उत्तर कोरिया परमाणु बम को गिराने के लिए हर मुमकिन हथियार तैयार कर लेना चाहता है। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ऐसे क्यों डटा हुआ है? दरअसल न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तर कोरिया के हथियार बेशक छोटे हैं, फिर भी इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई जा सकती है। यही वजह है कि किम जोंग उन से निपटने के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान एक साथ आ गए हैं। उत्तर कोरिया में अपनी पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक के दौरान किम जोंग उन का रुतबा देखिए। अकेले, आगे आगे और पीछे झुंड में आ रहे उत्तर कोरिया के बड़े बड़े लेकिन मामूली हैसियत वाले मिलिट्री जनरल। किम जोंग उन के इस मीटिंग में संवाद एक तरफा होता है। किम जोंग उन जब बोलना शुरू कर देते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और फिर वन वे ट्रैफिक वाला संदेश दुनिया को पहुंचा दिया जाता है। 2024 के लिए किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया मिलिट्री पावर को और बढ़ाएगा। उत्तर कोरिया अब लगातार युद्धाभ्यास करेगा। किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया के फौज को अब युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा।
किम जोंग की मीटिंग जब भी होती है, अमेरिका को मैसेज मिल जाता है, जापान तक भी मैसेज पहुंच जाता है और दक्षिण कोरिया भी एक्टिव हो जाता है। सबको मालूम है कि किम जोंग उन के दिमाग में हमेशा कुछ खतरनाक चलता रहता है। किम जोंग उन की ब्रेन मैपिंग में बहुत बड़ी खुराफात हमेशा देखी जा सकती है। किम जोंग उन हमेशा की तरह परमाणु बम से लेकर हर उस हथियार के बारे में सोचते हैं जो अमेरिका को सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। किम जोंग उन के इरादों को समझने के लिए आपको उत्तर कोरिया के परमाणु प्रोग्राम के बारे में बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताते हैं, जिसकी कामयाबी के दावे ने वॉशिंगटन डीसी से लेकर टोक्यो और सियोल को हिलाकर रख दिया है। उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला कार्यक्रम इस लेवल पर पहुंच गया है कि अगर उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल ने इलाके में तैनात मिसाइल डिफेंस को धोखा दिया तो इसका मतलब है कि ना दक्षिण कोरिया सुरक्षित, ना जापान सुरक्षित और अमेरिका पर तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उत्तर कोरिया के टारगेट पर अमेरिका के वो मिलिट्री अड्डे भी होंगे जिनको बचाने के लिए उसने दक्षिण कोरिया और जापान में अपना सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस तैनात किया हुआ है। किम जोंग उन को अमेरिका अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। यही वजह है कि अब किम जोंग उन के दिमाग में क्या चल रहा है ये सब जानना चाहते हैं। किम जोंग उन की ब्रेन मैपिंग में इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमेशा 3 चीज देखते हैं। पहला है परमाणु बम, दूसरा है उसे दागे जाने के लिए मिसाइल और तीसरा है टारगेट जिसमें अमेरिका सबसे ऊपर नजर आता है। उत्तर कोरिया के नए हथियार जिसमें हाइपरसोनिक वेपन भी शामिल है, उसने अमेरिका से ज्यादा दक्षिण कोरिया और जापान को मुश्किल में डाल दिया है। अब तक वो उत्तर कोरिया की मिसाइलों के टारगेट पर रहे हैं। हालात अब ऐसे हैं कि अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों को भी उत्तर कोरिया धोखा देने की ताकत रखता है। किम जोंग उन पर बहुत दबाव रहा है कि वो किसी भी तरह अमेरिका के चक्रव्यूह को तोड़ें और अब उनके नए हथियार सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं।